हमारे धरती माता की जो उर्वरक क्षमता लगातार केमिकलों से कम होती जा रही है, वो उर्वरक क्षमता लगातार बढ़ती रहे। जिस प्रकार से हम लोगों ने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसकी गुणवत्ता से हमने समझौता किया और धरती माता की कोख में भर भर के रसायन भर दिया, जिससे कि उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। उसी धरती माता को अब हम विराम दें, इन रसायनों को हम विराम दें और हम आगे बढ़ें। आगे बढ़कर इस धरती माता को अब हम इन रसायनों से मुक्त कर दें। वाकई में जो जिसे हम माँ कहते हैं, उस माँ के ऊपर अब हम लोगों को तरस खाना चाहिए और हमें इन केमिकल्स का उपयोग बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, कई तरह के किसान आज हमारे साथ जुड़े। कुछ ऐसे किसान जिन्होंने प्राकृतिक खेती करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कुछ ऐसे किसान जिन्होंने कोशिश की कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि प्राकृतिक खेती हो सके, जिससे कि रसायनों से हम दूर हो सके, जिससे कि ये रसायनों से हमें मुक्ति मिल सके। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि 2 बजे जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले हमारे साथ मनोज मुरारका जी जुड़े, जो कि ऑर्गेनिक तेल का काम करते हैं, जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक जो तेल है वो अगर हम खाएं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल सकती है। जिन्होंने बताया कि इस समय जो लोग तेल खा रहे हैं उसमें कितनी मिलावट है। हमारे साथ पंकज ओझा जी जुड़े, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं शुद्ध के लिए युद्ध का। हमारे साथ उमेश झाझड़िया जी जुड़े, जिन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती इतनी भी जटिल नहीं है जितनी लोग उसको समझ बैठे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें दिखाए जो कि प्राकृतिक रूप से उन्होंने उगाए और उनकी जो गुणवत्ता थी, उनकी जो उत्पादकता थी, ना वो कम हुई ना गुणवत्ता कम हुई। जी हाँ, हम उन किसानों को जो कि हमारे साथ मिलते चले गए, हमारे साथ मिले श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति बलराज सिंह जी, हमारे साथ आए डॉक्टर NK गुप्ता जो कि डीन हैं, प्रोफेसर रिसर्च हैं उसी यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ राजेंद्र खीचड़ जी मिले, जो कि जल योद्धा के रूप में PDMC के नोडल अधिकारी हैं। हमारे साथ जुड़े निम्बस पाइप्स के MD जो कि प्रवीण लट्ठ हैं, जो कि कर रहे हैं कुछ इस तरह के काम, कुछ ऐसे इनोवेशंस कर रहे हैं जिससे कि हमारा जल बच सके, हमारा जल संरक्षित हो सके। इसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 18 तारीख के दिन की शुरुआत हमने गजानंद अग्रवाल जी के साथ की, जिन्होंने हमें ढेर सारी बातें हमें ऐसी बताई जो कि आज के युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई जो कि बहुत 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 आवश्यक हैं हमारे इन लोगों के लिए, जो कि इस समय पर अत्यंत ज़रूरी हैं। जी हाँ, अखंड संवाद में हम अब कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे। 18 तारीख की सुबह के बाद हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड को, इस खेती को जिन्होंने नए आयाम प्रदान किए। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह का सूरज उग चुका है, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं वो मल्चिंग लगा रहे हैं। आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आएंगे कि किसान किस तरह से अपने खेतों में मल्चिंग लगाते हैं। जी हाँ, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हम किसी ऐसी फसल को भी उगा सकते हैं जिसे नमी की अच्छी आवश्यकता है और इसमें पानी भी कम खर्च होता है और पानी जो है वो कम उड़ता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ किसानों को हम आज आपके साथ मिला रहे हैं और ऐसे ही कुछ किसानों से हम आज आपकी बात करवा रहे हैं। हमारे किसान वैज्ञानिक जो लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने खेतों में इनोवेशन करने का, जिससे कि लोगों तक वो इनोवेशन पहुँचे और लोगों को जो तकलीफ़ आ रही है उस तकलीफ़ का वो निस्तारण कर सके। हम एक ऐसे खुरापाती किसान से भी मिले जो किसानों की ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए कुछ जुगाड़ कर देते हैं, उनके लिए कुछ आविष्कार कर देते हैं। जी हाँ, हम इस अखंड संवाद में आज कई तरह के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है, जिन लोगों को मंच मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसी श्रृंखला में अब हम आज के दिन की शुरुआत के लिए कुछ और किसानों को आपके सामने लाने जा रहे हैं। कुछ और किसानों को हम आपसे मिलाने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप रूबरू होंगे कुछ और किसानों से, कुछ और ऐसे लोगों से, एक एग्री स्टार्टअप से जो कि मानव की
दशा सुधारने के लिए, फसल की दशा सुधारने के लिए, नई नस्लों को नई दिशा देने के लिए लगातार कार्यरत हैं। जी हाँ, अखंड संवाद एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिसमें लोगों ने अपने विचारों की आहुतियाँ दी, जिसमें लोगों ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग जैविक खेती कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हम प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो संकल्प की, जिसे ज़रूरत है सिर्फ चीज़ों की जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। जी हाँ, एक ऐसे ही किसान उमेश झांझरिया, जिनकी बात हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिनसे हमने लगभग सबसे पहले एक किसान के रूप में हमने इंट्रोड्यूस किया। उमेश झांझरिया जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, जी हाँ, एक भूतपूर्व सैनिक हैं उमेश झांझरिया जी। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा मौका दिया। जी हाँ, उमेश झाझरिया जी से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उमेश झाझरिया जी एक भूतपूर्व सैनिक हैं, एक भूतपूर्व कहते हैं कि जवान हैं सेना के, और अब वो खेतों में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। सेना में ये टैंक के ड्राइवर हुआ करते थे। सेना में इन्होंने टैंक के ड्राइवर से जब रिटायरमेंट इन्होंने लिया, उसके बाद ये खेतों में आ गए और खेतों में आके अपना कमाल दिखाने लगे। परंतु खेतों में आकर भी इन्होंने वही काम किया जो सेना पे करते थे, जहां वहां भी हम लोगों की रक्षा करने का संकल्प इन्होंने उठाया था, और यहाँ पर भी ये हम लोगों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, केमिकल जैसे दुश्मन से हमारी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है, और उसी पर आज हम इनसे बात करने वाले हैं। जी हाँ, अखंड संवाद जो कि लगातार चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 16 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम है। जी हाँ, अखंड संवाद जिसमें कि आप सामने देख रहे होंगे, अपने मोबाइल पर, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारी आधुनिक खेती के उपकरण आपको साथ में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ये नए ज़माने की खेती है, ये नए ज़माने के किसान हैं जो कि नए ज़माने की पीढ़ी के लिए कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। 16 घंटे के इस कार्यक्रम में अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों पर पहुंचे हैं, बहुत मंथन हमने किया है, बहुत सारे लोगों से बात की है। पूरी रात अपडेट इंडिया के ऑफिस में गहमा गहमी बनी रही, लोग यहां पर आते रहे, एक के बाद एक लोग संपर्क करते रहे, और सबसे खास बात जो रही वो ये रही कि जी हाँ, सबसे खास बात जो रही वो ये रही कि लास्ट के जो हमारे 5 गेस्ट थे वो सभी बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के छात्र थे, जिन्होंने जॉब करना उचित नहीं समझा और वो अपने खेतों में उतर गए, क्योंकि उन्हें इस देश के लिए, इस देश के कृषि प्रधान जो इनका काम, जिस भारत देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, उस देश के लिए इन्होंने कुछ करने की ठानी थी। इन्होंने खेतों में उतरने की ठानी। इनके खेत इन्हें आवाज़ दे रहे थे, इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही थी कि हमें हमारे खेतों में पहुंचना है, वहाँ कुछ नवाचार करने हैं, हमारे खेतों को हमें रिसर्च सेंटर बना लेना है, और रिसर्च सेंटर बनकर कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोगों के लिए मिसाल कायम हो सके, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सके। जी हाँ, ये युवा ही हैं जो कि हमारे इस सूरत को बदल देना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही युवा अभी और इंतजार में हैं जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम उनके साथ इस नए दिन की शुरुआत करेंगे और एक ऐसा इतिहास रचेंगे जो कि अभी तक की दुनिया में किसी ने नहीं रचा। अभी तक के समय में किसी ने नहीं इतना बड़ा शो नहीं किया। देश का सबसे बड़ा शो मैं इसे कह सकता हूँ। जी हाँ, और इस समय पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के सागर से आकाश चौरसिया इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, सुमंगल, सुप्रभात। सुप्रभात, सुप्रभात सर, सुप्रभात। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास में, बढ़िया।
सागर और आकाश जब अखंड सागर में अखंड संवाद में जुड़ जाएं तो अखंड संवाद अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम हो जाता है आकाश जी। सर ये मैं लगातार कल से आपके इस आयोजन को देख रहा हूँ। जी। ये बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है जो इस संवाद के माध्यम से प्राकृतिक खेती और तमाम जो खेती की व्यवस्था है वो जन जागृति का काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा पुण्य का यज्ञ है भारत की भूमि के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आकाश जी के बारे में सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊं कि जब मैंने इनसे संपर्क किया कि मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश से हैं, सागर से हैं और मेरे कुछ फेवरेट किसानों में से एक हैं, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, तो इन्होंने जो शब्द कहे वो ये थे कि मैं उस समय जुड़ूंगा जिस समय आपको ऐसा लगे कि इस समय कोई नहीं है और इस समय आपको मेरी ज़रूरत है। मैं पूरी रात जागूंगा, आपको सिर्फ 1 घंटी फ़ोन से मुझे देनी है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। आकाश जी वाकई आप अपने वादे के सच्चे निकले और आप 1 घंटी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी के बारे में बता दूं कि आकाश जी 12वीं तक जब पहुंचे तब तक इनके दिमाग में था कि एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और हमारी आने वाली नस्लों को सुधारना चाहते हैं। परंतु जब इन्हें पता चला कि असली रोग जो है वो फसलों से होता है, तब इन्होंने नस्लों के बजाय सबसे पहले फसलों को सुधारने का बीड़ा उठाया और ऑर्गेनिक खेती की तरफ चले आए। आकाश जी कैसा चल रहा है सब कुछ, क्योंकि आपको और मुझे आमने सामने मिले हुए लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। जी, सब कुछ बहुत अच्छी गति से चल रहा है सर, है ना। युवा भी जो है ना इस खेती की तरफ जो है ना उनको मोटिवेट कर रहे हैं जी। और हमें इस पूरे मिशन में जो है ना युवाओं को जोड़कर और खेती को उनको एक व्यावसायिक स्तर पर अपनाने में जो सफलता हासिल हुई है वो अद्भुत है, क्योंकि युवा ही जो है ना भारत की भूमि को बचा सकते हैं। उन्हीं के अंदर सामर्थ्य भी है, ताकत भी है, दिमाग भी है और उनके पास काफी वक्त भी है कि इस फील्ड में वो काम कर पाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है लगातार और कई फसलों पर लगातार शोध होता चला जा रहा है। तो ये सारा मिशन जो है ना एक अच्छे मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है सर। जी हाँ, आकाश जी अपने आप में एक रिसर्च सेंटर है, क्योंकि ये लगातार नई चीज़ों की तरफ जाते रहते हैं। मैं इनका एक जिस चीज़ के कारण ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए उस चीज़ का जिक्र मैं आप सब लोगों दर्शकों के साथ करना चाहता हूँ। आकाश जी मल्टी लेयर फार्मिंग के प्रणेता हैं, जिन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग को जन्म दिया, लोगों में मल्टी लेयर फार्मिंग का कंसेप्ट डाला। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब कि एक ही खेत में 5 तरह की अलग अलग लेयर पे फसलें करना और उससे आपका उत्पादन लेना। मैं चाहूँगा आकाश जी आप अपने मुंह से बताएं कि किस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपने उपजा और किस तरीके से आपने लोगों को, युवाओं को इसे सिखाया। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि मैं बचपन से डॉक्टर बनने की चाहत रखता था और लगातार बीमारियों के चलते अस्पतालों से जब मैं जुड़ा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमने एक कहावत सुन रखी थी बचपन से सर, जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे होगा मन वैसे होगा तन। जी, तो सारा चीज जो है ना खान पान से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारे शरीर पर उसका प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो क्यों ना हम अन्न को ही बदलें। तो ऐसे भाव आया तो डॉक्टर बन के हम बीमारियों को ठीक कर सकते थे, लेकिन किसान बन के एक विषमुक्त अन्न लोगों को खिला के लोगों को बीमार होने से रोक सकते हैं। तो ऐसे मन में भाव आया, तब मैंने खेती करने का संकल्प लिया। तो हमारे पास तो पैतृक जमीन बहुत थोड़ी थी, 10 डिसमिल, उस पे पान की खेती होती थी, तो जमीन हमको मिली नहीं, तो किराए की जमीन लेके हमने इस काम की शुरुआत करी। अब इस काम की जब हमने शुरुआत करी तो हमारे पास जमीन नहीं थी, तो जमीन ना होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी रुचि थी कि हम लोगों को विषमुक्त अन्न खिलाएं, पर जमीन ना होना, क्योंकि बिना जमीन के तो अन्न उगेगा नहीं। तो ये जो चैलेंज था, ये चैलेंज हमारे मन में बहुत अंदर से था कि मैं क्या करूं कि कम जमीन में ज्यादा कुछ करके दिखाऊं, है ना। तो जिसके पास जो समस्या होती है वो उसी समाधान के बारे में लगातार मंथन करता है, सोचता है। तो हम लगातार यही सोच रहे थे। फिर हम सब जब उस समय शहर आए गांव से निकल के कक्षा 12वीं के बाद, तो हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखा पहली बार जी।
क्योंकि हमारे गांव में तो खप्पर के मकान थे और बड़े बड़े मकान बना करते थे, आगे बाड़ा होता था, पीछे आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ा होता था, जी और सिंगल स्टोरी खप्पर के घर होते थे। जी तो 5-5 हजार स्क्वायर फीट में लोग रहते थे। हमारा भी घर करीब 7 हजार स्क्वायर फीट में था। जी तो जब हमने शहर आके एक के ऊपर एक बिल्डिंग देखी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि एक के ऊपर एक घर भी बन सकते हैं। तब दिमाग में आया कि लोगों के पास जगह कम पड़ रही है, इसलिए एक के ऊपर एक लोग घर बना रहे हैं। जी तो क्या हम जो है ना एक के ऊपर एक फसल नहीं उगा सकते हैं? ऐसे दिमाग में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखकर हमारे दिमाग में आइडिया आया। फिर हमने अपनी पान की जो पैतृक कुछ विधाएं थी, जो बचपन से हमने देखी हैं, उन विधाओं को हमने कुछ लिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को लिया, और किसान कम्युनिटी में जो समस्याएं थी जो हमने भी झेली और कई किसानों ने हमको अवगत कराया, जैसे पानी की दिक्कत, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत, जी एनिमल प्रोटेक्शन की दिक्कत, फिर उसके बाद मार्केटिंग की दिक्कत, सॉइल का हेल्थ गिरना वो भी एक दिक्कत का काम है, फिर जी उसके बाद लगातार कीटों का प्रकोप एक दिक्कत, फिर उसके बाद और भी तमाम ऐसी समस्याएं थी। उन सारी समस्याओं को क्लब करके हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें आप एक साथ एक ही जमीन पर 4 से 5 फसलें उगा सकते हैं। जी तो इसमें एक मेन जो इसका सिद्धांत है मल्टी लेयर खेती का, जी वो स्ट्रक्चर का डिजाइन है कि आप कौन सी फसल को कहां पर फलाएंगे, जी और दूसरा है फसलों का कॉम्बिनेशन, जी यानी कि किस फसल के साथ में कौन सी फसल उगेगी। जी तो इस पर लगातार हमारा 15-16 सालों का अध्ययन है, लगातार इस पर हम शोध करते हैं। अभी तक 4700 करीब मॉडलों पर हम प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें से 370 सफल मॉडल जो है ना हम देश दुनिया के किसानों को अवगत करा पा रहे हैं। जी। तो मल्टी लेयर फार्मिंग में, क्योंकि मुझे पता है परंतु बहुत सारे दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, बहुत सारे किसान हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं चाहूँगा एक बार आप उसे बिल्कुल डिस्क्राइब करें कि मल्टी लेयर फार्मिंग असल में है क्या और उसे कैसे आपने अंजाम दिया। जी, देखिए मल्टी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो सिद्धांत है, वो स्ट्रक्चर का डिजाइन है। जी तो इसमें स्ट्रक्चर की जो डिजाइन होती है कि 5 बाई 6 फीट पर हम पोलिंग करते हैं, एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो हम पॉली हाउस का विकल्प भी कह सकते हैं, नेट हाउस का भी सस्टेनेबल विकल्प कह सकते हैं, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि फसलों को कंफर्ट जोन में उगाने का एक पौधों का घर भी कह सकते हैं हम। जी तो उसमें हम 5 बाई 6 पर बैम्बू है, कोई भी लकड़ी है, या कोई भी मतलब जो है ना आप स्टिक का यूज कर सकते हैं, या कोई भी पोल का यूज कर सकते हैं। जी तो 5 बाई 6 फीट पर हम उसका लगभग जमीन के अंदर 1 से 1.5 फीट के गहराई पर उसको पेंट करके जमीन के अंदर डालते हैं, और लगभग 6.5 फीट की हाइट पर जमीन से ऊपर उसको निकालते हैं। तो पोल की हाइट हम जो है ना लगभग 10 फीट के आसपास लेते हैं, जो 1.5 फीट नीचे डालेंगे, और करीब 6.5 फीट के आसपास हम ऊपर निकालेंगे। जी तो ये साइज का पोल लगा के फिर हम इसमें क्या करते हैं कि बैम्बू को चारों तरफ से बॉर्डर से बांधते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब घर बनता है तो घर की बीम जो पिलर होते हैं, पिलरों को आपस में जोड़ने के लिए बीम डाली जाती है। जी तो बीम डालने से क्या होते हैं कि सारे पिलर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मजबूती का आधार बन जाती है। जी तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि चारों तरफ से बीम डाल के बाम्बू की बॉर्डर डाल के 6.5 फीट की हाइट पर, और फिर उसको लॉक करते हैं। जी और फिर उसके बाद जो है ना स्ट्रक्चर को बाहर से स्ट्रेस करते हैं। जी जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री के जब तांबू लगते हैं ना, तो जी खुले मैदानों में लगते हैं, बिल्कुल। और फिर उनको चारों तरफ से खींच के बांध दिया जाता है ताकि विंड का प्रेशर किसी भी डायरेक्शन से आए तो उस तांबू को उखाड़े ना वो। बिल्कुल तो ठीक इसी तरह से हम भी स्ट्रक्चर को लॉक करते हैं और 16 गेज की वायर से उसे खींच के चारों तरफ बाहर 5 फीट की दूरी पर एंगल लगा के और उसे लॉक कर देते हैं। जी और फिर अंदर जो है ना बैम्बू से बैम्बू की लाइनों को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तारों से उसको जाल बना देते हैं, और फिर उसके ऊपर हम वीट ग्रास डालते हैं। जी तो आपने देखा होगा सर, हमारे भारत में जो है ना वीडीसाइड का प्रयोग होता है, बिल्कुल। और किसान भाई वीडीसाइड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो खेतों में अनवांटेड घास उगती है उसको खत्म करना होता है। बिल्कुल तो घास जो है ना हमारे लिए
मतलब खत्म करने जैसा कोई दुश्मन पार्ट नहीं है, वो हमारी व्यवस्था का पार्ट है। जी हमने उसको क्या किया सर कि वीडीसाइड ना डाल के या उसे जलाना करके उसे हमने व्यवस्थित उसको काट के और उसको ड्राई कर लिया। जी अब ड्राई जो घास के बंडल हैं वो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर, जाले के ऊपर पतला पतला बिछा देते हैं। जी तो उससे क्या होता है, आधी धूप और आधी छाया का एक एनवायरनमेंट बनता है जी और इससे हमें क्लाइमेट के जो बुरे असर होते हैं उससे रोकने में बहुत मदद मिलती है। जी जैसे कि बहुत तेज गर्मी का होना तो उससे लपट को रोक पाते हैं, बहुत तेज ठंडी का होना तो उससे हम पाला रोक पाते हैं। और अगर मान के चलिए कभी मौसम में बदलाव हुआ और ओलावृष्टि वगैरह हुआ तो ओलावृष्टि को भी रोकने में वो काफी मदद करता है जी और फसलों को एक वातानुकूलित वातावरण बना के देता है। जी तो ऐसे हम घास का ऊपर से शेड कर देते हैं पतला पतला, ताकि 50% फिल्टर होके धूप आए और 50% को हम धूप को रोक पाए। जी फिर हमने क्या किया, चारों तरफ से साड़ियों का पर्दा लगा दिया। जी तो जो वेस्टेज साड़ियां होती हैं उनको हम आपस में सिल लेते हैं और पर्दा बना देते हैं और उस पर्दे को हम चारों तरफ से लगा देते हैं ताकि एक दीवार बन जाए और एक पौधों का एक कंफर्ट जोन घर बन जाए और विंड के प्रेशर्स को रोका जाए। और इससे एनिमल प्रोटेक्शन भी होता है। जी जब हम साड़ियां चारों तरफ से लगाते हैं तो जो गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं या आंधी तूफान होते हैं उनको भी रोका जाता है। साथ ही हम क्या करते हैं कि जब साड़ियां चारों तरफ से लगती हैं तो इसमें हवा के माध्यम से जो खरपतवार के जो सीड्स आते हैं उनको भी रोका जाता है। तो इस तरीके से जो है ना पूरा मौसमी प्रोटेक्शन होता है और इससे एनिमल का भी प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि जानवर को सामने से कोई फसल नहीं दिखती है तो वो खेत पे अटैक नहीं करता है। तो इस तरीके से कई तरह के बेनिफिट हमारे स्ट्रक्चर का डिजाइन से हमारा समाधान हो जाता है, कई तरह के समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। जी अब हम इसमें क्या करते हैं कि अंदर में जो हमने 5x6 पर जो पोल लगाए हैं तो 5 फीट वाली जो डायरेक्शन होती है उसमें हम बीच में एक लाइन निकालते हैं 1 फीट का जी और 4 फीट का बेड बना देते हैं। जी तो जो मेड़ा बनता है हमारा, वो मेड़े पर हम जो है ना जमीन के अंदर सबसे पहले नंबर जो है कंद वाली फसल को लगाते हैं। ठीक है तो कंद वाली फसलों में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं, करीब 16 तरह के कंद हैं जो हमारे देश में सब्जियों और मसालों के रूप में उगाए जाते हैं। उनमें से किसी भी एक कंद का सिलेक्शन आप सीजन के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, कचूर हो गया, अरबी हो गया, ऐसे तमाम कंद हैं। तो जमीन के अंदर हम 2 इंच की गहराई पर और लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पर हम जमीन के अंदर एक कंद वाली फसल को पहले लगा देते हैं। ठीक है जब कंद वाली फसल हम जमीन के अंदर लगा देंगे तो कंद वाली फसल को उगने में थोड़ा वक्त लगता है। जी करीब कोई कंद वाली फसल जो है ना 1 महीने में आती है ऊपर, कोई कंद वाली फसल 2 महीने में ऊपर आती है। जी तो जब तक 2 महीने में कंद वाली फसल ऊपर आएगी जब तक सरफेस हमारा पूरा खाली है। जी और जब सरफेस हमारा खाली होगा तो मिट्टी का एक स्वभाव होता है सर कि वो कुछ ना कुछ उगाती है। जी अगर आप बीज ना देंगे मिट्टी को तो मिट्टी के पास जो बीज होंगे वो उसे उगा देगी। जी तो ये प्रकृति का मूल सिद्धांत है कि वो 1 मिनट रुकती नहीं है, थकती नहीं है, बिना थके बिना रुके प्रकृति काम करती है। जी जैसे सूरज जो है ना 24 घंटा रोटेट होता है इस पूरे ब्रह्मांड में, अर्थ हमारी रोटेट होती है 24 घंटा पूरे ब्रह्मांड में। तो प्रकृति के जो मूल सिद्धांत है वो रुकने का उसमें कहीं पर कोई सवाल नहीं है। तो मिट्टी भी जो है ना रुकती नहीं है, वो वीड्स उगा देगी अगर उसका सरफेस खाली होगा। जी तो हमने क्या किया, इस खरपतवार से निजात पाने के लिए एक सस्टेनेबल समाधान खोजा मल्टीलेयर खेती के अंदर जी। और हमने इसमें लीफी वेजिटेबल को बोना चालू किया। जी। तो लीफी वेजिटेबल में जो है ना जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, चौलाई है, लाल साग है, हरी साग है, ऐसी बहुत तरह तमाम तरह की पत्ती वाली सब्जियां होती हैं जो हमारे देश में अलग अलग रीजन्स में उगाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं। उन पत्ती वाली सब्जियों को जब हम सरफेस पे बो देते हैं जी। तो ये क्या करती हैं, पूरा मल्चिंग का काम करती हैं, पूरा कवरिंग कर देती जी। हैं और इससे हमें कोई बाहर की ना प्लास्टिक मल्चिंग की जरूरत पड़ती है और ना वीड्स को निकालने की जरूरत पड़ती है और ना ही वीडीसाइड डालने की जरूरत पड़ती है, जी। बल्कि हमें एक फसल मिल जाती है साथ में। तो ये 2 से 3 महीना चलने वाली जो फसलें हैं उनको हम जमीन के सरफेस पर बो देते हैं। जी, तो यहां तक तो हो गई आपकी जमीन 2 के लेयर। सरफेस पर- पहली लेयर हो गई कंद वाली फसल और दूसरी लेयर हो गई आपकी जी। लीफी फसल। जी
जी। अब हमने क्या किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया, जो ढांचा बनाया है, तो वो बांस हमने लगाए हैं या लकड़ियां से उनको खड़ा किया है पूरे ढांचे को। तो वो हमने 5x6 पर पोल लगाए हैं। जी उन्हीं पोलों पर हम क्या करते हैं, एक लता वाली क्रीपर्स लगा देते हैं। जी तो लता वाली जो क्रीपर्स होती है वो हम छोटे पत्ते की क्रीपर्स लगाते हैं, ताकि बहुत ज्यादा छाया को ना करें वो, जी मतलब बहुत ज्यादा धूप को ना रोकें। जी तो जैसे इसमें कुछ सिलेक्टेड क्रीपर्स हैं, करेला हुआ जी जिसकी पत्ते की साइज छोटी होती है, परवल हुआ जिसकी पत्ते की साइज छोटी होती है, कुंदरू हुआ उसकी पत्ते की साइज छोटी होती है, टिंडे की साइज छोटी होती है। तो इस तरह की जो छोटे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनको हम लता वाली फसलों के रूप में, जो हमने बाम्बू के पोल लगाए हैं उन्हीं पोलों पर लगा देते हैं। तो जी उससे क्या होता है कि हमें अलग से उस लता वाली फसल को स्टैंड करने के लिए कोई भी अलग व्यवस्था नहीं देनी पड़ती है। हम बैम्बू पे ही लगा देते हैं और बैम्बू के ही सहारे उसको लपेट के और सीधा ऊपर लेके चले जाते हैं। जी तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना हॉरिजेंटल फैल जाती है, और हमें तीसरी फसल के रूप में एक लता वाली फसल भी मिल जाती है। जी है, ये हो तो गई इस 3 तरह से लेयर। हमारे 3 लेयर हो गई। जी अब हम इसमें क्या करते हैं, चौथी फसल के रूप में एक ऐसी फसल को सिलेक्ट करते हैं जो सीधा स्ट्रक्चर के बाहर निकल जाए जी और अन्य फसलों को डिस्टरबेंस न पहुंचाए। जी तो इसमें पपीता सबसे बेस्ट फसल होती है, जो फल के रूप में होती है। सहजन होता है, चीकू, मैंगो वगैरह भी आप उगा सकते हैं। तो इसमें हम पपीते 15x15 फीट पे लगाते हैं, जी और ये पपीते की फसल जो है ना सीधा ढांचे के ऊपर क्रॉस करके छत पे निकल जाती है। जी तो सबसे टॉप फ्लोर पर हमारी एक फल वाली फसल हो जाती है, हॉरिजेंटल हमारी एक लता वाली फसल हो जाती है, जमीन के सरफेस पर एक हमारी पत्ती वाली सब्जी हो जाती है, और जमीन के अंदर हमारी एक कंद वाली फसल हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है ना एक ही जमीन पर एक ही टाइम पर चारों फसलों का रोपण करते हैं, और ये चारों फसलें अलग अलग टाइम पे हमको इनकम जनरेट करके देती हैं। तो जी इस मॉडल की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जैसे कंद वाली फसल है, ये लगभग 6 से 9 महीने की फसल होती है। जी तो अब किसान अगर कोई कंद वाली फसल लगाता है तो उसकी 9 महीने तक कोई इनकम नहीं होने वाली जी है ना। एक बार 9 महीने के बाद इनकम होगी। लेकिन जब हम मल्टीलेयर खेती के इस मॉडल को अपनाते हैं, तो सरफेस पर जो हमारी पत्ती वाली सब्जी है, जो कि 15 से 20 दिन में या मैक्सिमम 25 दिन में जो है ना तैयार आपकी है। फसल आ जाती है। जी तो आपकी 20 से 25 दिन के बाद आपकी इनकम चालू हो जाती है। अब इसमें हमने सर एक आइडिया जो निकाला कई वर्षों पे काम करने के बाद, कि जैसे अमूमन भारत में जो लीफी वेजिटेबल लोग बोते हैं, तो वो एक बार में उसकी कटिंग करते हैं या एक बार में उसको हार्वेस्ट करते हैं। जी लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि हम एक बार में इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़े डेंसिटी में सीड बोएंगे, और डेंसिटी में सीड बोने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा घनत्व में पत्ती वाली सब्जियां आएंगी, तो जमीन का सरफेस कवर करेंगी। जी अब जब सरफेस कवर करेंगी तो क्या होगा कि पूरा कवरिंग हो जाएगा, तो कोई वीड्स नहीं निकल पाएगा पत्ती वाली सब्जी की वजह से। जी तो हमारा खरपतवार निकालने का खर्चा कम हो गया। दूसरा क्या होगा कि जब पत्ती वाली सब्जियां पूरा जमीन का सरफेस कवर करेंगी, तो उससे क्या होगा, पानी का एवापोरेशन रुकेगा सर। जी हमने देखा है जो किसान भाई खेतों में पानी देते हैं, हम भी ओपन में पानी देते हैं, तो वो पानी 3 से 4 दिन के अंदर आधे से ज्यादा इवापोरेट हो जाता है, आसमान में उड़ जाता है, और जी हम उसे रोक नहीं पाते। लेकिन जब हम इस ढांचे के अंदर खेती करते हैं, तो 50% तो फिल्टर करके धूप जो है ना हमारा स्ट्रक्चर नीचे लेके आ रहा है, तो 50% धूप को मिट्टी तक पड़ने से ढांचे ने रोका। जी ठीक है। दूसरा, हमारी जब पत्ती वाली सब्जी सरफेस पर फैल गई पूरी तरह से, तो पत्ती वाली सब्जी के पत्ते के कारण धूप मिट्टी पे नहीं पड़ पाती है, जी और जब मिट्टी पर धूप नहीं लगती है तो पानी का एवापोरेशन लगभग 90% ब्रेक हो जाता है। जी और हमने जी देखा है कि इस मॉडल के अंदर हम पत्ती वाली सब्जी बोने से खरपतवार नहीं उगने दे रहे, साथ में जो है ना हम मतलब एक क्रॉप भी उगा रहे हैं, जी और जी साथ में हम पानी भी बचा रहे हैं। तो जी 90% पानी की इसमें बचत होती है। अब 90% जो पानी की बचत हो रही है, उसमें सर हमने देखा है कि 90% पानी की बचत हो, यानी कि 10% या 20% पानी में आप 4 क्रॉप उगा रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो एक क्रॉप को कितना पानी लग रहा, कुल 5-7% पानी आप एक फसल के लिए लगाते हैं। तो इस खेती का जो एक मुख्य आधार है इस मॉडल का, कि पानी जो है ना लगभग आपका 70 से 90% ये बचा लेता है, और एक फसल को कुल आपको 7 से 8% पानी की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। तो इस जी तरीके से पानी की भी बचत होती जी है। आकाश जी, और वाकई हमने में एक वाकई चीज वाकई में देखी जो है। आपका ये जो मॉडल है जिसे आप मल्टी लेयर फार्मिंग कहते हैं, ये वाकई में जी इसीलिए किसानों द्वारा खूब पसंद किया गया और आपके पास लगातार और प्रशिक्षण जी के लिए पहुंचते रहते हैं। मैं आपको इससे पहले आपको जी बता दूं कि जैसे ही